नमस्कार सभी को। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है हिंदी की टॉपिक वाइज उसको शुरू कर रखा है। कल हमने यहाँ पर काल की एक्सरसाइज की थी और समास से संबंधित हमने प्रश्न किए थे। तो आज हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं क्रिया से। तो जो कि क्रिया में जो काफी मतलब दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से, और अन्य जो प्रकार होते हैं क्रिया के वो 8 से 9 प्रकार होते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं क्रिया। तो ये सारे क्वेश्चन आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा। तो वाक्य में कौन सी क्रिया है? नहा धोकर। तो यहाँ पर सबसे पहले है नहा धोकर। तो इस क्रिया को जब हम यहाँ पर देखते हैं तो धोना क्या है? क्रिया है। धो। अब यहाँ पर जो धो धातु है हमारी, उसके साथ क्या लग चुका है? कर लग चुका है। तो जब किसी भी धातु के साथ, धातु क्रिया शब्द के साथ जब कर लगता है तो वो क्रिया हमेशा ही होती है पूर्वकालिक क्रिया। तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। भाई यह हो जाएगी हमारी पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्व ऐसे, तो ये हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों हमारी पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया रहेगी। जैसे कि हम यहाँ पर कह देंगे जैसे पढ़। जैसे यहाँ पर पढ़ प्लस कर हो गया, तो यहाँ पर आएगा पढ़ कर, लिख कर, पढ़ कर, लिख कर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्नलिखित में से, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया छांटिए। अकर्मक क्रिया कौन सी है? लिखा, पढ़ा, रोया, पिलवाया। तो इसके अंदर जो अकर्मक क्रिया है वो कौन सी है? रोया। तो प्यारे विद्यार्थियों कौन सी है अकर्मक क्रिया? तो अकर्मक क्रिया यहाँ पर हो जाएगी आपकी रोया, यानी कि ये वाली अकर्मक क्रिया हो जाएगी। क्योंकि पिलवाया आंसर में कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर मिलेगा। पिलवाया, क्या पिलवाया? तो कुछ ना कुछ निर्जीव संज्ञा प्राप्त होगी, जैसे दूध। जैसे लिखा, क्या लिखा? कुछ पत्र लिखा। क्या पढ़ा? तो कुछ ना कुछ पढ़ा, जैसे हम कह देंगे कि अखबार पढ़ा, अखबार पढ़ा। तो यहाँ पर आंसर में हमें कुछ ना कुछ आप देख रहे हैं, निर्जीव संख्या की प्राप्ति हो रही है। तो जब मुख्य क्रिया पर प्रश्न करने से किसी न किसी निर्जीव संख्या की प्राप्ति होती है तो उसको कहते हैं हम सकर्मक क्रिया, और हमें ढूंढनी थी अकर्मक। क्या? रोया। रोया के बाद हमें कोई ना कोई कर्ता मिलेगा। तो जब मुख्य क्रिया पर प्रश्न करने से किसी कर्ता की प्राप्ति हो तो वहां पर क्रिया होती है अकर्मक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो रहेगा हमारा यहाँ पर रोया। तो आगे देखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया छांटिए। अच्छा ओके, ये तो हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। तो सकर्मक क्रिया कौन सी है? यहाँ पर गाया, क्या गाया? गीत। डूबा, तो हमें सकर्मक छांटनी है। बैठा, बहा, तो बैठना, बहाना, डूबना। तो ये सारी क्रियाएं, ये तीनों यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों हमारी क्रियाएं रहेंगी अकर्मक। ये जो तीनों क्रियाएं हैं ये कैसी हैं? ये तीनों क्रियाएं तो यहाँ पर रहेंगी हमारी अकर्मक। कि निर्जीव संख्या की प्राप्ति, डूबना भी यहाँ पर, डूबने के बाद भी यहाँ पर हमें संजीव संख्या मिलेगी कि कोई ना कोई व्यक्ति डूबा है, बच्चा डूबा है, तो वो कोई कर्म नहीं है डूबना। यहाँ पर क्या है कि क्या गाया, तो उत्तर में हमें निर्जीव संख्या मिल जाएगी गीत। तो गीत गाया गया है, तो गीत गाने का कर्म हुआ है, तो यहाँ पर हमारी जो क्रिया रहेगी वो रहेगी सकर्मक। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। तो इसमें से सकर्मक क्रिया कौन सी है? आया, तो कोई ना कोई व्यक्ति आया होगा, तो ये अकर्मक है। लेटा, कोई व्यक्ति लेटा होगा। भागा,
कोई व्यक्ति होगा। तो ये तीनों क्रियाएं ऊपर वाली अकर्मक हैं। सही उत्तर यहाँ पर क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा यहाँ पर बनाना। सही उत्तर क्या रहेगा जी? बनाना सही उत्तर रहेगा। कि क्या बनाया गया? क्या बनाया है? माता ने क्या बनाया है? खाना। लड़की ने खाना बनाया। तो बनाया क्रिया पर जब प्रश्न हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, तो क्या आ जाएगा जी? खाना। खाना यहाँ पर क्या हुआ? कर्म, अर्थात ये सकर्मक क्रिया है। कोई व्यक्ति आया है, कोई व्यक्ति लेटा है, कोई व्यक्ति भागा है। यहाँ जब हम प्रश्न करेंगे तो हमें उत्तर में कर्ता मिलेगा, और जब मुख्य क्रिया पर प्रश्न करने से कर्ता मिले तो वहां पर होता है, वहां पर हमारी जो क्रिया है वो हो जाएगी जी अकर्मक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे सो गए हैं। बच्चे सो गए हैं। तो यहां पर देखिएगा कि बच्चे सो गए हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया है? वर्तमान कालिक क्रिया है, भूतकालिक है, भविष्यकालिक है, या फिर आज्ञावार्थक क्रिया है? बच्चे सो गए हैं। सो गए हैं अर्थात क्रिया हो चुकी है भूतकाल में। तो फिर कौन सी क्रिया आएगी जी? भूतकालिक क्रिया है ये यहाँ पर, के बच्चे सो गए हैं। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो बच्चे सो गए हैं, ओके, ये तो हमारा हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं जी हम, कि भाई बंदर पेड़ पर बैठा हुआ था, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप क्या होगा? सामान्य भूतकालिक, आसन्न भूतकालिक, पूर्ण भूतकालिक, अपूर्ण भूतकालिक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों वो रहेगा हमारा पूर्ण भूतकालिक। क्यों? क्योंकि बंदर पेड़ पर लेटा हुआ था, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। चुका था, चुके थे, हुआ था। तो ये क्रिया किसमें हो जाता है? पूर्ण भूतकाल। तो कल भी हमने जब प्रश्न उत्तर किए थे यहाँ पर, तो हमने डिस्कस किया था कि जो भूतकाल होता है उसके 6 भेद होते हैं: पूर्ण भूतकाल, आसन्न, सामान्य, संदिग्ध। तो पूर्ण भूतकाल यहाँ पर आएगा क्योंकि क्रिया यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आगे देखिएगा, किस वाक्य में एक कर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? एक कर्मक। तो कई बार क्या होता है, जो क्रियाएं होती हैं उसमें क्रिया एक वाक्य है, एक क्रिया होती है एक कर्मक जिसमें एक कर्म हो, और एक होती है द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होते हैं, वो द्विकर्मक क्रिया होती है। तो हमें एक कर्म क्रिया छांटनी है जिसके अंदर एक यहाँ पर कर्म होगा। तो वो कौन सी है? जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। तो यह कर्म है और कर्म एक ही है यहाँ पर। तो लता गीत गा रही है। उसने मुझे गाना सुनाया। उसने मुझे गाना सुनाया। तुमने कल क्या खाया था? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो वाक्य है एक कर्मक क्रिया का प्रयोग जिसमें नहीं हुआ वो हमें छांटना है। सचिन क्रिकेट खेलता है एक कर्मक क्रिया है। लता गीत गा रही थी, यह भी एक कर्मक क्रिया है। ठीक है जी। तुमने कल क्या खाया था? तो तुमने कल क्या खाया था, यह भी एक कर्मक क्रिया है। उसने मुझे गाना सुनाया, ये यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है, यहाँ पर एक कर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं है। तो क्योंकि हम यहाँ से देखिएगा, हम यहाँ सुनाया मुख्य क्रिया है, क्या सुनाया? गाना। ठीक है जी। फिर किसे सुनाया? मुझे सुनाया। किसे? मुझको। यहाँ भी मुझे का मतलब यहाँ क्या है? मुझको। तो यहाँ पर कितने कर्म हैं? दो हैं। और ये जो आप क्रिया देख रहे हो इसमें दो कर्म है। जो गाना है वो तो आपका निर्जीव कर्म है जी। जो गाना है वो कैसा कर्म है? निर्जीव कर्म है। और मुझको, ये कोई ना कोई व्यक्ति है, तो ये कैसा कर्म है? ये है जी आपका सजीव कर्म। ये है सजीव कर्म। निर्जीव कर्म हमेशा ही मुख्य क्रिया के पास होता है, और सजीव कर्म हमेशा मुख्य क्रिया से होता है। तो इसमें होगी आपकी द्विकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो इस वाक्य में द्विकर्मक है, अन्य वाक्यों में एक कर्मक क्रिया है। चलो इसके बाद
फिर आगे बढ़ते हैं। किस वाक्य में नाम धातु क्रिया का प्रयोग हुआ है? नाम धातु क्रियाएं कौन सी होती हैं? जब संख्या या सर्वनाम शब्दों के बाद ना शब्द लगता है या कोई ना कोई प्रत्यय लगता है, जैसे भारत प्लस ई है, भारतीय। तो इस तरीके से, तो जैसे मतलब जो संख्या या सर्वनाम है उनके पीछे जब कुछ ना कुछ प्रत्यय लग जाए, तो लगने से जो क्रिया बनती है तो उसको कहा जाता है नाम धातु क्रिया। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि वह लड़की शर्माने लगी, वह अंग्रेजी बोलने लगा, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, अर्पित खाना खा कर सो गया। नाम धातु क्रिया का प्रयोग जिसमें हुआ है, देखो, अर्पित खाना खा कर, ठीक है ना। तो यह तो कौन सी क्रिया है प्यारे विद्यार्थियों? पूर्वकालिक। यह कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो इसमें वह ये आपकी कौन सी क्रिया है जी? सकर्मक क्रिया है। वह अंग्रेजी बोलने लगा, वह अंग्रेजी बोलने लगा, लड़की जो है वह शर्माने लगी। अब इसके अंदर क्या है? अब ये जो शर्म है, शर्म, तो शर्म क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? शर्म होती है संज्ञा। शर्म क्या होती है? संज्ञा। और उसके बाद ने क्या लग चुका है? प्रत्यय। तो लड़की शर्माने लगी, इसमें होगा आपका नाम धातु क्रिया। ये सकर्मक क्रिया है। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता है? अंग्रेजी, ये भी सकर्मक है। और यहाँ पर कौन सा है? खा कर, यह है पूर्वकालिक। यहाँ पर शर्म शब्द है, संज्ञा की भाववाचक संज्ञा है, और यहाँ पर ने प्रत्यय लगने से क्रिया बनी, तो यह कौन सी होगी? आपकी नाम धातु क्रिया होगी। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इस विकल्प में सामान्य भूतकालिक क्रिया है। रमेश जयपुर गया, मैं खाना खा चुका था, वह दिल्ली गया होगा, मेरे मित्र ने 10 कविताएं लिखी हैं। तो वह दिल्ली गया होगा, यह तो है जी हमारा संदिग्ध भूतकाल, क्योंकि गया के बाद क्या आ गया आपका? यहाँ पर देखें कि यहाँ पर देखिएगा, गया क्या है? भूतकाल, और होगा, होगी, ये जो शब्द हैं ये कौन सा है? संदिग्ध। तो ये वह दिल्ली गया होगा तो संदिग्ध भूतकाल है। मैं खाना खा चुका था, ये है जी आपका पूर्ण भूतकाल। और रमेश जयपुर गया, ये है जी आपका सामान्य भूतकाल। कैसा है जी? सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल की ही हमें क्रिया ढूंढनी है, तो फर्स्ट इज राइट आंसर। मेरे मित्र ने 10 कविताएं लिखी हैं, ठीक है जी। तो ये आएगा रमेश जयपुर गया। उसके बाद आगे, इस विकल्प में आसन्न भूतकालिक क्रिया है। वह मेरा मित्र था, सुशील जयपुर गया, मैं खाना खाकर आया हूं, यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती। आसन्न। अब प्यारे विद्यार्थियों, अब आप देखिएगा कि जो आसन्न है, आसन्न का अर्थ होता है अभी अभी। आसन्न का अर्थ क्या होगा? आसन्न का अर्थ होता है अभी अभी। वह मेरा मित्र था, यह नहीं आएगा इसमें। सुशील जयपुर गया, तो ये सामान्य भूतकाल आ जाएगा। मैं खाना खाकर आया हूं, खाकर, तो यह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी जी? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती, यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती, यह हो जाएगा हेतु। हेतु मद भूतकाल। शील जयपुर गया, मैं खाना खा कर आया हूं। तो जैसे ये खाकर है पूर्वकालिक क्रिया, तो ये है, लेकिन पूछा क्या है? आसन्न भूतकाल। तो ये जो आपका तीसरा यहाँ पर आंसर, तीसरा जो यहाँ पर आपका ऑप्शन है, मैं खाना खाकर आया हूं। आया मतलब क्रिया तो भूतकाल में हो गई, आया हूं मतलब अभी अभी मैं खाना खाकर आया हूं।
तो ये आसन्न भूतकाल में आएगा। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे आ जाता है किस विकल्प में आसन्न भूतकाल क्रिया है, ये इसी में था ये तो। निम्न में से किस विकल्प में द्विकर्मक क्रिया नहीं है, तो हमें वो करना है जिसमें द्विकर्मक क्रिया नहीं है। तो हमने अभी एक्सप्लेन किया था कि जिसमें दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया होती है। एक में निर्जीव कर्म होगा और एक में सजीव कर्म। निर्जीव कर्म क्रिया के नजदीक होगा मुख्य क्रिया के, और सजीव कर्म उससे दूर होगा। तो देखिएगा यहाँ पर, अब हम यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से कि राम शाम को पुस्तक पढ़ाता है। तो ये यहाँ पर मुख्य क्रिया है। यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि क्या पढ़ाता है, पुस्तक। क्या पढ़ाता है, पुस्तक। तो पहला कर्म कौन सा हो गया, पुस्तक, जो कि निर्जीव कर्म है, मुख्य क्रिया के नजदीक है। किसको, शाम को। तो शाम को पढ़ाता है, यह आपका सजीव कर्म है शाम। तो यह तो द्विकर्मक क्रिया है। ये तो है आपकी द्विकर्मक। जो नहीं है वो छांटनी है हमने। सीता गीता को पत्र लिख रही है। लिखना मुख्य क्रिया है, तो क्या लिख रही है, पत्र। तो पहला कर्म क्या है जी, पत्र है। किसको, गीता को। दूसरा कर्म क्या है, गीता। तो यह भी द्विकर्मक क्रिया है। राजा ने भिखारी को धन दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्या दिया, धन। धन दिया है, पहला कर्म है धन देना। किसको, भिखारी को। तो यह है दूसरा कर्म, द्विकर्मक क्रिया। अध्यापक बच्चों को गिनती सिखा रहा है। अध्यापक जो है ये बच्चों को गिनती सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है, गिनती। द्विकर्मक क्रिया नहीं है, वो छांटना था। तो देखो यहाँ पर कि अध्यापक बच्चों को गिनती सिखा रहा है। क्या सिखा रहा है, गिनती। ये पहला कर्म है। किसको, बच्चों को, ये दूसरा कर्म है। तो भाई सभी के सभी यहाँ पर द्विकर्मक क्रियाएं हैं। कोई भी क्रिया इसमें ऐसी नहीं है कि जिसमें एक कर्मक हो। द्विकर्मक हैं ये सभी के सभी। आगे देखिएगा, आगे आ जाता है हमारा, किस विकल्प में नाम धातु क्रिया नहीं है। रंगना, दोहराना, बुलाना, दुखना। तो इसमें से कौन सा है जिसके अंदर नाम धातु क्रिया नहीं है। अब जो इसमें रंग होता है ना, रंग। रंग क्या है, एक विशेषण है। रंग क्या है इसमें प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो हमने छटनी करना है नाम धातु। संज्ञा सर्वनाम के बाद जो लगने से, देखिए लगती है। अब जिसके अंदर क्या है, जो रंग है, विशेषण के बाद भी अगर प्रत्यय आए तो वह भी क्या होगा, नाम धातु क्रिया होगी। रंग क्या है, एक विशेषण और उसमें ना प्रत्यय लगा है, तो यह नाम धातु क्रिया है। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है यहाँ पर, दुख। दुख भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है और इसके अंदर क्या लग गया है, ना शब्द यहाँ पर लगा है। तो भाई यहाँ पर ये भी क्रिया आपकी कैसी है, नाम धातु क्रिया है। उसके बाद है बुलाना। तो बोल, यानी कि यह भी एक जो बोल है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, बुलाना। बुलाना जो शब्द है यह बोल से बना है, जो कि एक भाववाचक संख्या के अंदर ही आ जाता है। दोहराना जो शब्द है ये हमारी नाम धातु क्रिया नहीं है, दोहराना। उसके बाद आगे देखते हैं, किस विकल्प में अपूर्ण सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में अपूर्ण सकर्मक क्रिया का प्रयोग, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, बच्चा बीमार है, वे अमरूद खा रहे हैं, वह शीला को मूर्ख समझता है। वह शीला को मूर्ख समझता है, भाई क्या समझता है, मूर्ख समझता है। किसे, शीला को। तो यह कौन सी हो गई, हमारी द्विकर्मक, लेकिन है तो सकर्मक का रूप ही। वे अमरूद खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, अमरूद। बच्चा बीमार है, बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, कौन दौड़ रहे हैं, बच्चे। बच्चा बीमार है, यह तो पूर्ण रूप से
कौन बीमार है? बच्चा। अब ये तो हमारी हो गई प्यारे विद्यार्थियों पूर्ण रूप से अकर्मक क्रिया। बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, अपूर्ण सकर्मक है। अब यहाँ पर ये जो बच्चे मैदान में दौड़ रहे हैं, यह क्रिया वैसे तो किसका रूप है? हमारी अकर्मक का रूप है। किसका है जी? अकर्मक का रूप है। वे अमरूद खा रहे हैं, वे अमरूद खा रहे हैं, तो यह क्या किस में आएगा? अपूर्ण सकर्मक क्रिया में आएगा, क्योंकि अभी खा ही रहे हैं, पूर्ण रूप से नहीं है। वह शीला को मूर्ख समझता है, यह पूर्ण रूप से सकर्मक क्रिया है। वे अमरूद खा रहे हैं, यह है अपूर्ण, इसमें क्रिया अपूर्ण है। किस वाक्य में वर्तमान कालिक क्रिया है? किस वाक्य में वर्तमान कालिक क्रिया है? तो प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान के अंदर जो क्रिया हो रही है वो हमें यहाँ पर ढूंढनी है। वे जयपुर पहुंच चुके हैं, तो यह तो किस में आ जाएगा? वे जयपुर पहुंच चुके हैं, यह तो आ जाएगा जी हमारा भूतकाल में। किस में आ जाएगा? भूतकाल में। उसने खाना खा लिया होगा, ये आ जाएगा जी भूतकाल की क्रिया है, और ये आ जाएगा संदिग्ध में। लिया भूतकाल का शब्द है, होगा संदिग्ध का। तो वह खाना खा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा। तो हमें क्या ढूंढना था? वर्तमान कालिक क्रिया। तो पूजा ने पूजा कर ली है, यह भी किसमें पूजा कर ली है? तो भूतकाल में है। तो यहाँ पर सही जो उत्तर है वो 3 आएगा, वह खाना खा रहा होगा। और वर्तमान में रहेगा यह संदिग्ध वर्तमान। कौन सा रहेगा? संदिग्ध वर्तमान। उसके बाद आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य छांटिए। दौड़ रहा है, लता ने मुझे चाय पिलाई। अकर्मक क्रिया वाला छांटना है। ऊंट दौड़ रहा है, लता ने मुझे चाय पिलाई। क्या पिलाई? चाय। ठीक है जी। तो क्या पिलाई? चाय। यह तो सकर्मक क्रिया है। यह कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? सकर्मक। माँ बालक को दूध देती है, क्या देती है? दूध। तो यह भी कैसी है? सकर्मक। बालक को बल्कि द्विकर्मक क्रिया है। वह पत्रिका पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पत्रिका। यह भी कर्म है। तो ऊंट दौड़ रहा है, दौड़ना क्या है? मुख्य क्रिया है। तो कौन दौड़ रहा है? ऊंट। कौन है? कर्ता। तो प्यारे विद्यार्थियों, जहां मुख्य क्रिया पर प्रश्न करने से कर्ता की प्राप्ति हो, वहां क्रिया होती है अकर्मक। के बाद आगे देखिएगा, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताने हैं, कितने होते हैं? तो कितने भेद होते हैं क्रिया के? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक कर्मक क्रिया, जिस क्रिया का एक कर्म हो एक कर्मक क्रिया कहते हैं। और जिस क्रिया के द्वि कर्म हो उसको कहा जाता है द्विकर्मक क्रिया। तो 2 आएगा सही उत्तर। उसके बाद कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? अभी हमने पढ़ा कि कितने भेद होते हैं जी? 2 भेद होते। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं कि जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया उसे हम कहते हैं। अभी अभी हमने डिस्कशन किया था इस चीज का। उसके बाद फिर जिस क्रिया का निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया, निम्नलिखित में ओके, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया छांटिए। गया, कोई व्यक्ति गया होगा, इसलिए यहां पर क्रिया क्या है? अकर्मक। हटा, पला, ठीक है, कुछ पिलाया होगा, कुछ हटाया होगा किसी को। सीखा, अब क्या सीखा है? ठीक है, तो सीखना क्या है यहाँ पर? सीखना, सीखना जो है यहाँ पर वो हो जाएगी सकर्मक क्रिया। तो सीखना ही सकर्मक है। क्या सीखा? खाना बनाना सीखा, कुछ ना कुछ कर्म हुआ है सीखने का, पढ़ना सीखा, यह क्रिया होगी सकर्मक। सीखना क्रिया सकर्मक है। निम्नलिखित में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से
अकर्मक क्रिया छांटिए। तो अकर्मक क्रिया कौन सी होती है? अकर्मक क्रिया कौन सी होगी? सुनना, ठीक है जी, बेचा, उछला, भिजवाया, ठीक है जी। तो कौन कौन सी क्रिया? बेचा गया, क्या बेचा? तो क्या बेचा। तो बेचना क्रिया, बेचने में कुछ ना कुछ जो है वो सामान बेचा गया है। सुनना, उछलना, भिजवाया, तो ये सारे का सारा जो है ये क्रिया में यहाँ पर आएगा। बेचा गया जो है वो आएगी अकर्मक, सॉरी, अच्छा, निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया को छांटना है। तो अकर्मक क्रिया में अकर्मक क्रिया में उछाला क्या गया है? कोई ना कोई वस्तु उछाली गई है, तो यह सकर्मक है। कोई ना कोई सामान बेचा गया है, सकर्मक है। और भिजवाया भी क्या है? सकर्मक है। सुनना, ये क्रिया कैसे होगी? अकर्मक। कि सुनना कैसी क्रिया है जी? अकर्मक क्रिया होती है। कोई बात सुनी है, कर्म नहीं किया है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाएगी जी आपकी निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? संरचना के आधार पर जो हमारी क्रियाएं हैं उसमें कितने भेद होते हैं जी? 3 भेद होते हैं। तो संरचना के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। उसके बाद ओजस्व से मिलकर मैं घंटों बतियाता रहा, यहाँ क्रिया भेद कौन सा है? ओजस्व से मिलकर मैं घंटों बतियाता रहा, क्रिया का रूप बताना है। सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, या फिर संयुक्त क्रिया, या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। तो यह कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया होगी। कौन सी आ जाएगी जी? नाम धातु क्रिया। बतियाना नाम धातु क्रिया है, क्योंकि बात क्या है? एक भाववाचक संज्ञा, और उसके बाद जो है बतियाता बना। ये नाम धातु क्रियाएं होती हैं कि संज्ञा के बाद जब कोई हमारा प्रत्यय इत्यादि लग जाते हैं। आयुष दूध पीकर सो गया, रेखांकित अंश का क्रिया भेद बताना है। सो गया भूतकाल में है, तो प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, या सामान्य क्रिया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जहां पर भी किसी भी क्रिया के साथ, जैसे पीना क्रिया है, ठीक है ना, इसके साथ अगर कोई कर लग गया, या फिर कोई धातु है जैसे पी, इसके साथ कर लग गया, कोई धातु है जैसे पढ़, इसके साथ कर लग गया, लिख कर, पढ़ कर, पी कर, सो कर, तो यह क्रिया होती है हमेशा ही पूर्वकालिक क्रिया। तो यह पूर्वकालिक क्रिया होगी हमारी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, अपना शब्द से बनी नाम धातु क्रिया कौन सी है? अपना शब्द से बनी नाम धातु क्रिया कौन सी है? अपना क्या है? सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बाद जब कोई भी प्रत्यय लगता है तो वहां पर क्रिया हो जाती है नाम धातु। तो अपना से क्या बन गया है? अपनत्व। अपना से क्या बना? अपनत्व, या फिर अपनापना, या अपने, जैसे अपनाना। तो भाई अपना जो है, अपना में ना प्रत्यय लगा और उससे क्या हो गया है? अपनाना। किसी वस्तु को अपनाना, यह पूर्ण रूप से एक शब्द बनता है अपना प्लस ना। तो यही हमारी नाम धातु क्रिया है, सर्वनाम के बाद लगा है यह। उसके बाद आगे देखो, गवाला दूध दुहता है कौन सी क्रिया है? गवाला दूध दुहता है, यह कौन सी क्रिया है? क्या दुहता है? दूध। तो कौन सी क्रिया है भाई? सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया हो जाएगी भाई? सकर्मक क्रिया यह हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो अब आप यहाँ पर एक चीज को देखिएगा कि भाई मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, यह कौन सी क्रिया है? कहानी सुनाऊंगी, यह नाम धातु है या फिर पूर्वकालिक क्रिया है? अब यहाँ पर किसी भी धातु के साथ कर नहीं लगा, इसका मतलब क्या है? पूर्वकालिक क्रिया यह नहीं है। तो मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, यह संयुक्त क्रिया भी नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया भी नहीं है,
सुनाऊंगी। तो सुनाना एक मतलब यहाँ पर हो गया सुनना। तो सुनना, सुनाना, मतलब ये संज्ञाओं में आ जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगी, हमारी नाम धातु जो क्रिया है यह आ जाएगी। उसके बाद फिर कौन सा शब्द क्रिया नहीं है, कौन सा शब्द इनमें से क्रिया नहीं है। कौन सा शब्द यहाँ पर क्रिया नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, लिखवाना, यह चलाना, छाया, गिरवाना। तो गिरवाना भी एक क्रिया है, लिखवाना भी एक क्रिया है जो लिख से बनी है, चलाना भी एक क्रिया है जो चल धातु से बनी है। छाया यहाँ पर एक क्रिया नहीं है, यह एक भाव है। उसके बाद खाना खिलाना किस प्रकार की क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, या इनमें से कोई भी नहीं। खिलाना, तो खाना खिलाना कौन सी क्रिया होगी, तो प्यारे विद्यार्थियों जो खाना खिलाना है वह प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। क्यों नहीं है प्रेरणार्थक, क्योंकि हम इसको अपने हाथों से कर रहे हैं, से कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं, किसी को खाना खिला रहे हैं। तो भाई देखिएगा, जो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि खाना खिलाना, यह प्रेरणार्थक क्रिया हमारी नहीं होगी। क्या खिलाया गया है, खाना, द्विकर्मक क्रिया। अब किसी ना किसी व्यक्ति को खाना खिलाया गया है, इसका मतलब यह कौन सी क्रिया होगी, द्विकर्मक। तो खाना खिलाना, माँ बच्चे को खाना खिलाना, तो किसी ना किसी को खिलाया गया होगा, तो किसमें आएगा, यह हमारा आ जाएगा जी द्विकर्मक क्रिया में, खाना खिलाना। उसके बाद संज्ञा अथवा विशेषण से बनने वाली धातुएं क्या कहलाती हैं। संज्ञा और विशेषण से बनने वाली धातुएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं। इसके बाद आगे देखिएगा, मुझे देखते ही उठ बैठा इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। मुझे देखते ही उठ बैठा, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कौन सी है, संयुक्त क्रिया है, यौगिक है, नाम बोध है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसके अंदर आएगी संयुक्त क्रिया। कैसे, अब इस वाक्य के अंदर बैठना भी एक क्रिया है, उठना भी एक क्रिया है। यह भी मुख्य क्रिया है, यह भी मुख्य क्रिया है। क्रियाएं तो यहाँ पर दो हैं, क्रियाएं कितनी है, मुख्य दो हैं, लेकिन काम एक हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, बैठने का, कि कोई उसको देख करके खड़ा हो गया है। तो जब दो मुख्य क्रियाएं या दो से ज्यादा क्रियाएं एक ही कार्य करें तो उसको कहा जाता है, यहाँ पर उसको क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा जी संयुक्त क्रिया। तो यह कौन सी है, संयुक्त क्रिया है। उसके बाद फिर आप देखो, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, काम का नाम बताने वाले जो शब्द हैं उसको क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है, या फिर सर्वनाम कहा जाता है, या फिर क्रिया कहा जाता है, या फिर क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो काम का जब नाम बताया जाएगा तो उसको क्या बोला जाता है, क्रिया ही तो बोला जाता है। खाना खिलाना, दूध पिलाना, यही होगा उसमें, वो क्रिया ही तो कहलाती है। उसके बाद मैं खाना खा चुका हूं, इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है। मैं खाना खा चुका हूं, अवकाश बोधक, आरंभ बोधक, नित्यता बोधक, समाप्ति बोधक। तो खाना खा चुके हैं यानी कि काम क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। इसके बाद आगे चलेंगे अब हम यहाँ पर, तो देखिएगा जिस क्रिया के दो कर्म हो वह क्रिया क्या कहलाती है। तो बहुत ही सिंपल बात है, क्रिया क्या कहलाएगी, द्विकर्मक क्रिया कहलाएगी, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। सही। इसके बाद फिर देखते हैं कि भाई किस वाक्य में क्रिया का वर्तमान काल, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है। उसने फल खा लिए थे, ये तो हमें पता है कि ये जो क्रिया है हमारी
ये किस में है? ये क्रिया है जी हमारी यहाँ भूतकाल में। तो हमने ढूंढनी है वर्तमान काल। अचानक बिजली कौन थी? भूतकाल। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं, कल वे आने वाले थे। तो सही उत्तर क्या होगा? सी, क्योंकि वो अभी अभी पढ़ रहा है वर्तमान काल में। उसके बाद देखिएगा इस वाक्य में किस अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहने वाली धातु कहलाती है? किस अन्य शब्द पर निर्भर नहीं रहने वाली धातु कहलाती है? क्या कहलाती है? मूल धातु, अकर्मक क्रिया, यौगिक या सकर्मक। जो क्रियाएं किसी के भी ऊपर निर्भर नहीं होती तो वो क्या कहलाती हैं? मूल धातुएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? मूल धातुएं। उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद देखिए नेहा कपड़े धोती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? अब आप देखिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बात करें दोबारा फिर थोड़ा सा, धोती है, नेहा कपड़े धोती है, मुख्य क्रिया क्या है? धोना। यह हमारी मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। तो क्या धोती है? कपड़े। तो कपड़े धोने का क्या हुआ है? कर्म। तो कौन सी क्रिया है प्यारे विद्यार्थियों? सकर्मक क्रिया है यह। कैसी है? सकर्मक क्रिया है यह। उसके बाद आगे देखो, सब ग्रामवासी खजाना लूटने को, सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े, वाक्य में कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया, यौगिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम बोधक क्रिया। दौड़ पड़े। तो अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर क्या लिखा है? खजाना लूटने को दौड़। दौड़ना भी अपने आप में प्यारे विद्यार्थियों एक मुख्य क्रिया है, एक मेन वर्ब है। और पढ़ना भी क्या है? यहाँ पर मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब है। अब जहां पर दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं और वो केवल एक ही कार्य कर रही होती हैं, जहां पर दो या दो से अधिक मुख्य क्रियाएं केवल एक ही कार्य को करें, एक क्रिया को कंप्लीट करें, तो उसको कहा जाता है संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पर क्या होगा? संयुक्त क्रिया होगा। उसके बाद आगे देखो, आगे आ जाता है कि नाम धातु क्रिया की पहचान करिए। तो कौन सी है? जगवाना, पकवाना, लिखना, शर्माना। तो कौन सी होगी नाम धातु क्रिया? शर्माना होगी। इस शर्म एक संज्ञा है भाववाचक और उसमें ना लगा है। उसके बाद आगे देखो कि भाई शायद आज वर्षा हो, वाक्य का प्रकार बताना है। शायद, तो यह संकेत वाचक है या संदेहवाचक है या शंकावाचक है या संभावना? भाई वर्षा की तो यहाँ पर क्या हो रही है? संभावना हो रही है कि वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी। वर्षा यहाँ पर हो भी सकती है और नहीं भी। तो संभावना यहाँ पर है। उसके बाद इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किया गया है? इनमें से पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? पूर्वकालिक जहां पर धातु के साथ कर लगे। झूठ बोलने से बचो, मजदूर काम पर गया, खाना खाकर काम पर जाओ, रोज घूमने जाओ। अभी आप क्या देखेंगे कि खा धातु के साथ क्या लग चुका है? कर। खाकर, पढ़कर, लिखकर, सोकर। यहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर होती है। उसके बाद पूर्वकालिक, उसके बाद पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है? किसके लिए? पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? तो देखो कौन सा सही है। समय पर सोना अच्छी बात है, हंसने वालों को मना करो, वह नहाकर पूजा करेगा। तो कौन सा विकल्प अच्छा होगा? नहा कर। नहा कर। नहा के साथ धातु के साथ क्या लग चुका है? कर लग चुका है। इसलिए यहाँ पर होगा हमारा कौन सी क्रिया होगी? पूर्वकालिक क्रिया होगी।
रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है। उक्त वाक्य में अकर्मक क्रिया है, कौन सा शब्द जोड़ने से यह सकर्मक क्रिया बन सकती है? कौन सा कर्म जोड़ने से? तो रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है, अकर्मक क्रिया है, ये कौन सा शब्द जोड़ने से यह सकर्मक क्रिया बनेगी? देखो ये तो अभी अकर्मक है कि बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है, तो वो क्या पढ़ रही है? तो यहाँ पर क्या होगा देखो, या तो हम यहाँ चुपचाप, ये तो एक अकर्मक शब्द है, ना ही यहाँ हम मेज लिख सकते ना ही ओढ़ने, तो क्या आएगा? समाचार पत्र। तो रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में क्या लिख देंगे? यहाँ पर अपने कमरे में समाचार पत्र पढ़ रही है। समाचार पत्र पढ़ रही है, पढ़ना क्या है? मुख्य क्रिया है। तो जब मुख्य क्रिया पर प्रश्न किया जाएगा कि क्या पढ़ रही है, तो उत्तर में क्या आ जाएगा? समाचार पत्र। और ये कर्म बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर सकर्मक क्रिया जो है वो बन जाएगी। इसके बाद आगे देखो, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है? यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे। तो देखिएगा, ये जो है हमारा, तो ये क्या है? ये हमारा होगा असंभाव्य भविष्य। कौन सा होगा जी? ये कौन सा भविष्य हो जाएगा हमारा? तो ये होगा हमारा संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य, इसको हम बोल देंगे संभाव्य भविष्य, क्योंकि यहां पर क्या है? संभावना है कि यदि आप नहीं संभले तो संभाव्य भविष्य, भविष्य के अंदर विनाशकारी परिणाम जो है इसका वो हो सकता है, संभाव्य भविष्य। उसके बाद निम्नलिखित में से इस वाक्य में टहलना शब्द प्रक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में टहलना शब्द क्रिया नहीं है? वह टहल रहा है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। मैं रोज 1 घंटे टहलता हूँ। वह 3 घंटे से इधर ही टहल रहा है। तो इसमें टहलना शब्द जो है क्रिया नहीं है, वह टहल रहा है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है, देखिएगा, सोचिएगा इसको। वह टहल रहा है, यहाँ पर वो क्या कर रहा है? टहलने की क्रिया कर रहा है, क्रिया हो रही है, कोई व्यक्ति क्रिया कर रहा है। मैं रोज 1 घंटे टहलता हूँ, यह भी टहलने की क्या करता है? क्रिया कर रहा है, यहाँ पर भी क्रिया है। वह 3 घंटों से इधर ही टहल रहा है, ये व्यक्ति भी 3 घंटे से क्या कर रहा है भाई? क्रिया कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? क्रिया। लेकिन यहाँ पर तो केवल एक ये शब्द है, यहाँ पर क्या है? केवल टहलना एक प्रकार का एक केवल शब्द है, शब्द। ये टहलना एक अच्छा व्यायाम है, यहाँ पर व्यक्ति केवल बात कह रहा है, शब्द बोल रहा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या होगा? सही उत्तर होगा जी बी। बी सही उत्तर होगा। उसके बाद मोहन हाथी से पेड़ कटवाता है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्या कटवाता है? पेड़। हाथी से क्या कटवाता है? कटवाने की क्रिया है, तो क्या कटवाता है जी? वो कटवाता है जी पेड़। तो यह कौन सी क्रिया है? सकर्मक। कौन सी क्रिया है जी? सकर्मक क्रिया है। उसके बाद इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। लूट लिया, लूटना और लेना दोनों क्रियाएं हैं, तो इसमें कौन सी क्रिया है जी? संयुक्त क्रिया है। वह नहाकर कार्यालय जाऊंगा,
नहाकर कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। वह सारा खाना खा गया। खाना और गया दो क्रियाएं हैं, तो इसमें भी संयुक्त क्रिया है। बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। दिखाई और दिया दोनों क्रियाएं हैं, यह भी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। तो कौन सा नहीं है जी? बी नहीं है, नहाकर कार्यालय जाऊंगा। उसके बाद किस विकल्प में क्रिया द्विकर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, तो यह कौन सी क्रिया है? यह तो जी एक कर्मक क्रिया है। कौन सी हुई है यहाँ पर? एक कर्म। एक कर्म है, क्या पढ़ाया है? पाठ। अच्छा, विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया है? पाठ। एक कर्म तो ये हो गया, किसको? विद्यार्थियों को। दूसरा कर्म ये हो गया, तो कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक। वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है। यहाँ दो कर्म नहीं है, क्योंकि सजीव कर्म नहीं है। मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद कर लाया, इसको भी आप नहीं कह सकते। मदारी के करतब देखकर दर्शक खूब हंसे, इसको भी नहीं कह सकते। बाजार से सब्जी और फल लगा लाना एक ही क्रिया है, ठीक है। पढ़ाई करना यह भी क्रिया एक ही है। द्विकर्मक क्रिया कहाँ पर होगी? जहां पर दो कर्म होंगे। क्या पढ़ाया? पाठ। किसको? विद्यार्थियों। एक निर्जीव कर्म है और एक सजीव कर्म है। उसके बाद देखिएगा, अपूर्ण वर्तमान काल। यहाँ पर क्या आया है जी आपका? अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? वह आता तो हम खेलने जाते, अर्थात वह नहीं आया। यह तो हो जाएगा हेतु हेतु मत। रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। रेलगाड़ी तेजी से आ रही है, यही है अपूर्ण वर्तमान काल। रेलगाड़ी जो है वो तेजी से आ रही है। रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। तेजी से आ रही है, रेलगाड़ी जो है तेजी से आ रही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, यह हो जाएगा भूतकाल। पढ़ी है। प्रातःकाल ठंडी हवा चलती है। तो अपूर्ण वर्तमान, रेलगाड़ी तेजी से आ रही है। आ रही है हमारी तरफ, पूरी नहीं हुई, और वर्तमान काल की घटना। उसके बाद आगे देखो, प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? उसने मेरे लिए सामान खरीदा। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। ये देर तक नहीं सोना चाहिए। तो प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग इस वाक्य में है। उसने मेरे लिए सामान खरीदा, कोई प्रेरणा नहीं है। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है। उन्हें देर तक नहीं सोना चाहिए। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, उन्हें देर तक नहीं सोना चाहिए, यह तो एक निर्देश है। हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए एक निर्देश है। उसने मेरे लिए सामान खरीदा एक सामान्य कार्य है। अध्यापक छात्र से कहानी लिखवाता है, तो यह कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। छात्र से कहानी लिखवाता है, हाथ पकड़ कर नहीं लिखवाता, कहानी लिखने के लिए क्या कर रहा है? मोटिवेट कर रहा है, तो यही आएगी प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये हमारे क्वेश्चन थे प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ पर इसी के साथ ही समाप्त होते हैं हमारे ये क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार सभी।